दोस्तों, आप मेरे ऊपर खूब सवाल उठाइए, परंतु आज मैं आप ही से सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री क्या इस रैली को निरस्त कर सकते थे या नहीं कर सकते थे जो मधुबनी में कल की है। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आप गाली देने लायक नहीं बचेंगे। मुझे के पीछे कहानी क्या है, आज की शुरुआत इन वीडियो के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। जो टेरर फ्री होगा, ठीक है, ठीक, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। करके देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि भावनाओं का उफान, शब्दों की बयानबाजी, गवर्नेंस के तौर तरीके और टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर इस देश के भीतर की परिस्थितियों में राजनीतिक उबाल है या फिर एक समाधान, या फिर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं आई जहां पर पूरा देश एकजुट होकर पूछे और सवाल तो करे कि दरअसल आप इससे पहले 9 बरस पहले भी तो यही चीज कर रहे थे। लेकिन दोनों तस्वीर को एक साथ देखिए जरूर। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सलीना टाइम्स। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की मजबूती इन 4 खंभों के आश्रित रहती है। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। विधायिका अपना विश्वास धीरे धीरे खोती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर ज्यादा से ज्यादा जो कानून आते हैं या कुछ भी वो फैसला लेते हैं, उनके फैसलों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वही विधायिका सुप्रीम कोर्ट को भी अब कटघरे में खड़ा कर रही है। चौथा बचता है पत्रकारिता। पत्रकारिता का ये हाल है आज की तारीख में कि लोग अगर अभी नहीं जागे ये पत्रकार, तो आने वाले समय में इनका क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल जम्मू कश्मीर में जब वहां से पत्रकारिता कर रही थी एक वरिष्ठ पत्रकार, तो उसके साथ वहां के लोकल नागरिकों ने कहा कि आप यहां लड़ाई कराने आई हैं, क्योंकि वो नैरेटिव इस तरह का चला रही थी कि धर्म पूछ के बोला क्या, धर्म पूछ के गोली मारी क्या, धर्म पूछ के गोली मारी क्या। जब वहां के लोकल लोगों को ये पता चला तो उन्होंने उसे घेर लिया और उससे कहा आप यहां से चले जाइए, आपको यह रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है, गलत बात है। शर्म कीजिए।
ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमान के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये है जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने, वैसा ही है बिल्कुल। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे, तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ। मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी, तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया। तो आज तो बात ही नहीं है, आज तो बात ही नहीं है। हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। ऐसी झलकियां हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, जहां मीडिया को घेर कर और वहां की पब्लिक खदेड़ना शुरू कर दे। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। खैर, ये मीडिया वाले जाने, वो लोग जाने जो कर रहे हैं, परंतु एक समाज ऐसा भी है जो मौके का फायदा उठाना चाहता है। मतलब जो मौका मिला है उसको कैश करना चाहता है। उसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। शुभेंदु अधिकारी है, वो एक बच्ची को गोद में लिए हुए है। अभी मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। बच्ची को गोद में लिए हुए है और वो बोल रहा है कि उसकी मां से बोल रहा है कि बोलिए आपको हिंदू बोल बोल के मारा, बोलिए आपको हिंदू बोल बोल कर मारा, बोलिए आपको हिंदू पूछ कर मारा आपके पति को। क्या है ये समाज का? और दूसरा है बड़बोला और बदतमीज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वो कह रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, मुझे मुसलमान आपको मार डालेंगे, आपके मतलब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो मार दिए जाओगे। वहां धर्म पूछ पूछ कर मारा। वो धर्म पूछ पूछ कर क्यों मारा? पहले इस बड़बोले मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए जरा। আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি। মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ, लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा। वहां धर्म पूछ पूछ के क्यों मारा? क्योंकि इसका मौका आप लोगों ने दिया। क्या आप लोग मॉब लिंचिंग करते हो तब हिंदू मुसलमान नहीं पूछते? क्या आप जब गाय के नाम पर किसी को मारते हो तब आप मॉब लिंचिंग मुसलमान पूछ के नहीं करते? क्या आप जब मस्जिदों के सामने नारेबाजी लगाते हो तब ये धर्म की बात नहीं होती? ये आपने बताया है और ये राज आपने पाकिस्तान को बता दिया कि इस देश की, इस हिंदुस्तानी की ये कमजोरी है कि आप हिंदू मुसलमान करो। इसलिए उन आतंकवादियों ने वहां आकर इस तरह की बदतमीजी की। ये आपकी देन है जो आज हो रहा है। अगर वो धर्म पूछ रहे हैं तो ये बीजेपी की देन है कि क्योंकि बीजेपी वालों ने कपड़े से ये पहचान लेते, टोपी से पहचान लेते, खाने से पहचान लेते, और तो और जब दुकानों पर नाम लिखने की बारी आती है तो आप कहते हैं अपना नाम लिखिए, अपना धर्म लिखिए। आप कहते हैं कि हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा। आप उस वहां के एक शहीद आदिल हुसैन को भूल रहे हैं जिसने
उन आतंकवादियों की उस बंदूक को पकड़ लिया जिससे वो गोली चला रहे थे और सैकड़ों की वहां उसने जान बचा दी अपनी बलि देकर। आप उस आदिल को भूल रहे हैं? क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या वो कश्मीरी नहीं था? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं था? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? वो चाहता भाग सकता था, वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, वो चाहता तो कह देता मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ सकता था और वो बच सकता था, परंतु वो नहीं बचा। कल कश्मीरियों ने उसका जवाब आपको दिया कि यह हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। कल पूरा कश्मीर बंद रहा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये बहुत पुराना वीडियो है, परंतु इस वीडियो में जो सवाल है उन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे हम। पहले आप ये वीडियो देखिए। जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने इनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का भाषण है। ये पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल कर रहे थे। वो पहला सवाल क्या पूछते हैं? पहले सवाल में पूछते हैं आतंकवादियों के पास सशस्त्र लाइसेंस वो बारूद कहां से आए। आज यही सवाल आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री, आप बताइए जो आतंकवादी आए हैं इनके पास कहां से आए? जो पुलवामा में अटैक हुआ वो हथियार कहां से आए? उरी में अटैक हुआ वो हथियार कहां से आए? क्या आप बता सकते हैं? दूसरा सवाल, आतंकवादियों को धन कहां से आ रहा है? अब आपको बताना पड़ेगा। आपने नोटबंदी के दौरान कहा था कि नोटबंदी कर रहा हूं, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। अब बताइए आप कहां से पैसा आया, ये कहां से ये हथियार आए? अब आपको जवाब देना है। आप 56 इंच के सीने वाले आदमी हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब आप केवल मीटिंग खेल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल आपने इसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया, घुसपैठियों को सीमा पार से आने का केंद्र में आपकी सरकार है साहब। अगर किसी भी प्रदेश में घुसपैठी आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, असम या कश्मीर या कोई भी प्रदेश हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने घुसपैठियों को घुसाया है, आपने इन आतंकवादियों को घुसाया है। ये आतंकवादी पाकिस्तान से किस रास्ते आए? क्या बता सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि जहां 2000 आदमी थे, इकट्ठे थे पुलगाम में, वहां पर कोई पुलिस का जवान या कोई सेना का जवान क्यों नहीं था?
वहां उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत, जबकि उससे पहले वहां सेना लगी हुई थी। परंतु ये सेना 8 तारीख को हटा ली गई, क्योंकि 8 तारीख को गृह मंत्री वहां पहुंचे थे। क्यों हटाई गई सेना, इसका जवाब आपको प्रधानमंत्री देना पड़ेगा। आपने एक सवाल कहा कि कम्युनिकेशन अब हमारे हाथ में है। बिल्कुल आपके हाथ, प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो आप बताइए, कहां गया आपका वो इंटेलिजेंस सिस्टम, कहां गया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम? क्यों तोड़कर आतंकवादी अंदर आ गए? क्यों उनके मैसेजों को ट्रैप नहीं किया गया? अगर ट्रैप किया गया तो आप कहिए कि ट्रैप किया गया था, या फिर आप ये कहिए कि हम फेल हो गए इसमें, ट्रैप करने में। आपको मानना पड़ेगा। एक आपने कहा कि जो विदेश में भाग गए, आप बताइए कितने आतंकवादियों को आप लेकर आ गए 10 साल 11 साल में? एक मुनव्वर राणा को लेकर आए हैं, और इसकी एप्लीकेशन 2008 में दी गई थी। इसके अलावा आप किसी को नहीं लेकर आए। आप आतंकवादी की बात करते हैं, आप तो देश से जो पैसा लेकर भाग गए, हमारे पैसे को, उनको नहीं लेकर आए। एक को जो लाखों करोड़ का चूना लगा गए हमें, आप उनको नहीं लेकर आए। और अगर जरा सी नैतिकता है तो उस आधार पर कम से कम गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े टाइगर ने क्या बोला, मैंने उनके चैनल से ही वीडियो उठाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। आप ही के राज्य से राजनाथ सिंह आते हैं, उन्होंने तब भी कहा था एक इशू को लेकर, उन्होंने कहा कि इस्तीफे हम इस्तीफे नहीं देते, हम मुजोर हैं, हम इस्तीफे नहीं देते, हम दूसरे पे इस्तीफे मांगते हैं। इस्तीफे मांगना और इस्तीफे देना, इसमें नैतिकता की बहुत बड़ी खाई है। एक आदमी की नैतिकता होती है। मुंबई में दिल्ली में बम विस्फोट हुए और शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ गृह मंत्री। आर पाटिल का इस्तीफा हुआ जब मुंबई पे हमला हुआ, जबकि मुंबई पे हमला ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो लोग। इसमें महाराष्ट्र की सरकार तो कोई बॉर्डर देखती नहीं, लेकिन नैतिकता का पैमाना था। अब नैतिकता नाम की चीज कहाँ रही? यही प्रधानमंत्री का भाषण आप उठा के देखिए तो ये कहते थे कि भाई पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान हमले करते थे, डिसोन करते थे, और हम पाकिस्तान पे विश्वास रखते थे। और अब जब से हम आए हैं करारा जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा था नोटबंदी होने के बाद आतंक खत्म होगा, 370 के बाद आतंक खत्म होगा, उसके बाद वहां यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, केंद्र शासित प्रदेश बना, अब तो आतंक होगा ही नहीं। लेकिन आतंक का स्वरूप बदला है। जो पहले अशांति थी, उसके बाद विदेशी भाड़े के सैनिक उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए होने लगा, और अब आइडेंटिफाई किलिंग होने लगा। दुर्भाग्य है ये। उन्होंने, देखिए, ये आतंकी पाकिस्तान से थे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको, आनंद जी, थोड़ा टेक्निकल दर्शकों को समझना चाहिए कुछ इश्यूज को। टेक्निकल, ये एरिया पहले आर्मी के पास था। जब ये आर्मी के पास था तो आर्मी 24/7 पेट्रोलिंग भी करती थी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी होते थे, और पहलगाम में कभी भी अभी तक कोई आतंकी गतिविधि नहीं होनी थी। एक तो पहलगाम बहुत अंदर तक है, इतने अंदर आतंकवादी आने नहीं दिए आर्मी। शायद 1 या 1.5 साल हो गया ये आर्मी से एरिया लेके पंजाब जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को दिया गया शायद। अब आप मुझे बताइए, मेरी कुछ आर्मी ऑफिसर से बात हुई, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, स्कूलिंग की। मैं अशोक भाई एक चीज और बता दीजिए कि आर्मी रक्षा मंत्रालय में आती है, सीआरपीएफ, और ये सीधे गृह मंत्री, ये भी बताते चलिए। मैं यही मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई केंद्र सरकार को पकड़े हम। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो मुझे बताया, बोला अमरनाथ यात्रा के 1 महीने पहले से हम इतना कोम्बिंग और इतना स्क्रूटिनाइज करते थे एरिया को, क्योंकि हमको पता है पाकिस्तानी आतंकवादी 1-1 महीना पहले रेकी करके आते हैं और चुपचाप घरों में पनाह लेके बैठ जाते हैं, और फिर हमले के टाइम बाहर निकलते हैं। तो हमने 1-1 महीने तक इतनी हालत खराब कर दी थी कि आतंकियों को जगह मिलना मुश्किल हो गई थी। लेकिन अभी यात्रा अमरनाथ की ड्यू है, और 2000 लोगों की भीड़ और 1 पुलिस वाला नहीं। इसके पहले कई खबरें आ चुकी है
कि इंटेलिजेंस इनपुट था। इंटेलिजेंस इनपुट यहां तक था कि पुलवामा जैसे पर्यटन स्थल पर अटैक हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ी आग लग सकती है, बड़ा ऑपरेशन करने का चल रहा है। ये इनपुट केंद्र सरकार के पास था, ये इनपुट राज्य सरकार के पास था। मेरा सवाल ये है, ये इनपुट होते हुए भी क्यों मूली जैसे और गाजर जैसे कटने दिए हमारे देश के लोगों को? नहीं हुआ था कि भाई बाय एयर लिफ्ट करना चाहिए, वो रोड सैनिटाइज नहीं है। सारा होने के बाद भी सड़े सड़े अधिकारी हमारे एयर का यूज करते और चार्टर्ड लेके जाते हैं, मंत्री जहां जिनकी औकात नहीं कुछ। हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस आग में झोंक दिए गए, उनको अभी भी शहादत का दर्जा नहीं दिया। और पुलवामा हुआ, करवाया गया या होने दिया गया, ये 3 सवाल है, अभी तक जवाब नहीं है किसी के पास। और हमारे दुश्मन हैं, वो तो चाहेंगे कि भारत में दंगे हो, और उन्होंने हिंदू मुसलमान पूछ के मारा। यदि डिस्क्रिमिनेट फायर करते, आते से लोगों के ऊपर फायर करते तो 1000 से ज्यादा कैजुअलिटी होती। 2000 लोग थे, नियतता थे, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति जो तो कलमा भी पढ़ सकता था, पैंट उतार के भी दिखा सकता था, नमाज भी पढ़ के दिखा सकता था, अपना कार्ड भी दिखा सकता था और छूट सकता था, लेकिन उसने उस आतंकी की बंदूक पकड़ी। किसके लिए? खुद के लिए या जो मरे हैं उनके लिए? शहीद हो गया, वो छलनी हो गया उसका सीना। उसको पता था 4 आतंकी है, एक की मैं बंदूक पकड़ूंगा, बाकी 3 छोड़ेंगे नहीं मुझे। और वही हुआ। लेकिन कुछ कुपड़ लोग, आज मैं मतलब एक कार्यक्रम में था, एक पत्रकार कुपड़ कहता है कि बेटा बताओ, आप एक मुसलमान का मिला इनको, तो ये मुसलमान कर रहे हैं। क्योंकि तो हिंदू मुसलमान करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान यही चाहता है। जब ये जो अंधभक्त में चाहते हैं, ये पाकिस्तान से मित्र है कि शत्रु, ये बताएं आज। यदि पाकिस्तान इस देश में दंगा करना चाहते हैं और ये दंगा होने के लिए ये भी उसमें तेल डाल रहे हैं, तो फिर ये है क्या? ये वो गिद्ध है जो सत्ता के उसमें बैठना चाहते हैं, सत्ता का मक्खन खाना चाहते हैं, निचोड़ मतलब नोच के लोकतंत्र को। नहीं होगी। आतंकियों ने मारा, ठीक है, आतंकी आए कैसे वहां? सवाल यह है। आने कैसा दिया? सवाल यह है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? सवाल यह है। जो लोग जख्मी हैं उनका इंटरव्यू देके पूछिए, उनको कंधे पे लाद के कौन भागा? जो भागा उसने पूछा नहीं तू हिंदू है या मुसलमान है, और जो जिसके कंधे पे लेटा था उसने भी नहीं पूछा कि तू लेके जाने वाला मेरे को मुसलमान है या हिंदू है। शर्म आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा। अरे वो तो पूछ के मारेंगे, वो चाहते हैं कि इस देश में दंगे हो, और जो पाकिस्तान चाहता है वो तुम करवाना चाहते हो। जी। अशोक वानखेड़े ने कहा है कि इनकी परंपरा ही नहीं है इस्तीफा देने की। मैं भी मानता हूं कि इनकी कोई परंपरा नहीं है, और ना ही ये इस्तीफा देंगे, ना ये इस्तीफा लेते हैं। वो शब्द उन्होंने बोले, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, वो उनके अपने शब्द है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु मैं सवाल जरूर करूंगा कि क्या नैतिकता के आधार पर, जब बंबई में आतंकवादी घटना होती है उस समय शिवराज पाटिल इस्तीफा दे देते हैं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो अब ये गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? पुलवामा अटैक हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ? उरी में क्या हुआ? और ढेर सारी घटनाओं में क्या हुआ? मणिपुर का क्या हुआ? सवाल अब आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अब जवाब नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों आपसे जवाब जरूर मांगेंगे कि आप कर क्या रहे थे जो उस समय जब ये घटना घट रही थी। ये सवाल आपसे भी है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी है, कि आपको सवाल उठाने पड़ेंगे कि क्या हिंदू और मुसलमान के नाम पर यह देश बढ़ता रहेगा? अगर बढ़ता रहेगा तो फिर तो चलने दीजिए इसे, और एक दिन ये देश पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएगा। आपने देखा था श्रीलंका का क्या हुआ था। और अगर मीडिया इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता ही इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। आप याद रखना मेरी बात को। घटना दुखदाई है, जिनके मरे हैं
उनके लिए पूरी संवेदनाएं हैं, परंतु इस देश की सरकार से भी सवाल किए जाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा की गारंटी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों की है, तो इनको जवाब हर हाल में देने पड़ेंगे। मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप लोग कितने सवाल करते हो और कितने सवालों के जवाब आप चाहते हो, यह आपकी मर्जी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।